हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IACS। IACS के यूट्यूब चैनल IACS ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ कारणवश हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। चलिए आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो जैसे पहले चल रहा था वैसा ही है। इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और इसमें भी प्रयास किया गया है कि बैंक्स और एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके स्टैंडर्ड पे सेट को प्रिपेयर किया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री इन 2008 इज डबल्ड दैट रिसीव्ड इन 1997। दोस्तों, चलिए इसका हर एक सेक्शन में देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और इसका मीनिंग भी समझने का प्रयास करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, दोस्तों द अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री इन 2008, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इज है दोस्तों, तो इज के बाद अगर हम डबल्ड लिखते हैं तो इसका मतलब ये पेसिव वॉइस में है, यानी कि डबल एक वर्ब है और उसमें भी3 लगाया गया है जो कि ये भी3 की तरह है, तो डबल्ड किया जाता है, इसका मीनिंग होगा। दैट रिसीव्ड इन 1997, जो 1997 में हुआ उसका दो गुना है। दोस्तों, ये दो गुना है तो ये पेसिव वॉइस में नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे दो गुना वर्ड यूज करना पड़ेगा। दो गुना किया जाता है नहीं, दो गुना है, तो दो गुना के लिए एक एडजेक्टिव है ट्वाइस, और इसके साथ टू लगाते हैं तो ट्वाइस टू दैट रिसीव्ड इन 1997 होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम हमें मिल गया, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, जहां पे हम डबल्ड को ट्वाइस टू से रिप्लेस करेंगे। राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। The Reserve Bank of India's decision to waive ATM charges have put banks in a difficult position. सिमिलर अप्रोच होगा दोस्तों हमारा। इसमें हम लोग अगेन एक एक सेक्शन में देखते हैं कि कहां पे प्रॉब्लम है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन, ये डिसीजन के लिए यहाँ पे पोसेसिव केस लगाया गया है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन टू वेव एटीएम चार्जेस, एटीएम चार्जेस को वेव करने का मतलब हटाने का, हैव पुट बैंक्स। दोस्तों, ये हैव जो यहाँ पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है देखते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तो इसका सब्जेक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन ये सिंगुलर है या प्लूरल है दोस्तों, तो ऑब्वियसली ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा हैव की जगह। ठीक है दोस्तों, ये भी3 पुट 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 तीनों फॉर्म भी3 में, भी3 भी पुट ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो हैज पुट हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम हैव को रिप्लेस करेंगे हैज से। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। The finance minister's view is that this scheme will ensure that millions of farmers will be lifted out of poverty. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू इज, ठीक है दोस्तों, इज लगा हुआ क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, दैट द स्कीम विल इंश्योर, व्यू ऐसा है कि जो स्कीम है वो इंश्योर करेगा। ठीक है, इंश्योर करेगा यानी कि ये सर्टेन करेगा कि मिलियंस ऑफ फार्मर्स विल बी लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे भी विल है और यहाँ पे भी विल है, तो आप एक चीज ध्यान में रहे कि एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज यदि हो तो दोनों फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें ये डिसीजन लेना होगा कि कौन सा फ्यूचर टेंस में होगा और कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा,
क्योंकि इसमें कंडीशंस कहीं पे दिख नहीं रहा है, इफ या व्हेन जैसा कोई भी कंडीशनल वर्ड दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में बनता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में बनता है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। तो दोस्तों इसमें एक्शन क्या है, जो प्राइम एक्शन क्या है, द स्कीम जो है वो इंश्योर करता है। तो जो प्राइम एक्शन है वो इंश्योर करना हुआ, तो जिसमें मेन एक्शन है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है। इसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, द मिलियंस ऑफ फार्मर्स विल बी लिफ्टेड पैसिव वॉइस में है दोस्तों। तो विल बी को हम रिप्लेस किससे करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फार्मर्स प्लूरल है तो यहां पे आर हो जाएगा दोस्तों। तो विल बी रिप्लेस्ड विथ आर, राइट। तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, right? And friends, if you have any sort of issues with this particular question, please don't mind writing your comments in the comment section. मैं इसको क्लियर करूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आने वाले वीडियो में, श्योर दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. The survey conducted reveals that there is a lack of adequate healthcare facilities even in urban areas. देखते हैं दोस्तों इसमें कहाँ प्रॉब्लम। द सर्वे कंडक्टेड, जो सर्वे किया गया है, रिवील्स मतलब जो क्या करता है, रिवील करता है, मतलब कि उद्धृत करता है, सबको बताता है दैट देयर इज अ लैक ऑफ, कि क्या है, कमी है किसी, देयर इज अ लैक ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर, जितना हेल्थ केयर होना चाहिए उसकी कमी है, फैसिलिटीज इवन इन दी अर्बन एरियाज, और शहरी क्षेत्रों में भी कमी है, ठीक है दोस्तों। तो दैट देयर इज अ लैक ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये इवन इन दी अर्बन एरियाज, यानी कि इसमें कहीं पे कोई हमें अभी तक नहीं दिखा कि यहाँ पे कोई एरर है। तो दोस्तों जब एरर नहीं है तो विथ नो डाउट वी कैन क्लिक ऑन द ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नो एरर, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज turned out to be one of our most successful projects, and we have made quite a large profit from it. अब देखते हैं दोस्तों, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी, दोस्तों ये दिस इज टर्न्ड क्या है, ये पैसिव वॉइस में दोस्तों, ठीक है। और यहां पे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, यहां पे ये पैसिव वॉइस की आवश्यकता ही नहीं है। दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हुआ है, साबित किया गया नहीं है दोस्तों, साबित हुआ है। और जब साबित हुआ है तो ये एक्टिव वॉइस में होगा, अगर किया गया होता तब पैसिव वॉइस में होता, तो ये एक्टिव वॉइस में होगा दोस्तों। और जब एक्टिव वॉइस में होगा तो ईज हटा दीजिए और सिंपल पास्ट में बन जाएगा ये, दिस टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। सो हमें तो क्वेश्चन इसका एरर यहीं मिल गया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जहां पे हम लोग दिस इज टर्न्ड आउट टू बी को दिस टर्न्ड आउट टू बी से रिप्लेस करते हैं। Now look at question number 6. It's from sentence improvement. Maslow's hierarchy of needs states that we must satisfy each need in turn, starting from the first, dealing in the most obvious needs of survival itself. दोस्तों चलिए इसमें हम देखते हैं कहां पे प्रॉब्लम। Maslow's hierarchy of needs, ये दोस्तों एक थ्योरी है जिसमें मैस्लोस हायरार्की नीड्स एक थ्योरी होती है, जिसमें कि लोगों के नीड्स मतलब आवश्यकताओं की एक हायरार्की बनाई गई है, जो स्टेट करता है कि वी मस्ट सेटिस्फाई ईच नीड इन टर्न, हमें प्रत्येक आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करनी चाहिए इन टर्न, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट,
dealing in the most obvious needs of the survival itself. अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा जम्बल्ड सेंटेंस लग रहा है, ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है थोड़ा जम्बल्ड लग रहा है, ठीक है दोस्तों। कहने का स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, पहले से शुरू होना चाहिए, डीलिंग इन द मोस्ट ऑब्वियस नीड्स ऑफ द सर्वाइवल इटसेल्फ, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग, इसको जो जम्बल्ड है इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करेंगे? तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट which deals with the most obvious needs of the survival itself. Starting with the first which deals with, हाँ यहां थोड़ा ठीक लग रहा है दोस्तों, which deals with जो कि डील करता है, डील्स इन नहीं होगा दोस्तों। डील्स इन मतलब समझते हैं, डील इन मतलब कहते हैं कोई सी सामान आप बेचते हैं तो उसमें डील इन लगाते हैं, ठीक है। यहां पर टैकल करने की बात है, डील्स विथ होगा द मोस्ट ऑब्वियस नीड्स, जो सबसे ऑब्वियस नीड्स है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हम लोग अभी डिसीजन नहीं लेंगे, अगर हो सकता है कि इससे भी बेहतर आपके पास ऑप्शन हो। फर्स्ट, स्टार्टिंग विद द वन दैट डील्स विद द मोस्ट ऑब्वियस नीड्स ऑफ द सर्वाइवल इटसेल्फ। फर्स्ट, स्टार्टिंग विद द वन दैट डील्स with the most obvious needs of the survival. The first starting with the one, उसके साथ हम लोग शुरू करें जो कि सबसे ऑब्वियस नीड्स है सर्वाइवल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे डील्स विथ है, ठीक है, यहां पे भी ठीक है, वन दैट, ये भी ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट विच इज डिल्ट, ये नहीं होगा, पैसिव वॉइस में नहीं, इसको हटाते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट डील्स इन नहीं होगा दोस्तों, डील्स इन नहीं होगा। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? पहला होगा दोस्तों, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। अब देखिए, हम लोग पहले से शुरुआत कर रहे हैं और पहले शुरुआत कर रहे हैं, दोनों में अंतर है दोस्तों। यहां कहते हैं कि हम पहले स्टार्टिंग विद द फर्स्ट विच डील्स विद द मोस्ट ऑब्वियस नीड्स ऑफ, मतलब जितने नीड्स हैं उसमें से उस नीड्स की से स्टार्ट करें जो कि ऑब्वियस नीड्स के लिए, जो कि बहुत ही ऑब्वियस हो, बहुत क्या हो, स्पष्ट हो, जिसकी जरूरत पहले पड़ती हो, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, again from sentence improvement. An individual's behavior may change over time, becoming bizarre if medication is stopped, and returns closer to normal when receiving appropriate treatment. दोस्तों जो यहाँ पे बोल्ड है एंड अंडरलाइंड है, एंड रिटर्न्स क्लोजर टू नॉर्मल व्हेन रिसीविंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, इसको हमें इंप्रूव करना है। देखते हैं कैसे इंप्रूव किया जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर में चेंज ओवर टाइम, ठीक है, बिकमिंग बिजार इफ मेडिकेशन इज स्टॉप्ड। देखिए दोस्तों, एंड रिटर्न्स, अब देखते हैं दोस्तों, अगर यहां पे एंड लिखा हुआ, ठीक है, तो एंड के पहले अगर कोई वर्ब का फॉर्म हो तो वही वर्ब का फॉर्म हम लोग बाद में भी एक कोहेरेंसी मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न्स नहीं होगा दोस्तों। अगर यहाँ पे बिकमिंग है तो ये भी यहाँ पे फोर्थ फॉर्म होगा वर्ब का, रिटर्निंग होगा, ठीक है दोस्तों। क्लोजर टू नॉर्मल व्हेन रिसीविंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो देखते हैं दोस्तों एंड रिटर्निंग किस में है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में है, एंड रिटर्निंग क्लोजर टू नॉर्मल व्हेन receiving appropriate treatment. So answer would be option number C, right? This was a very easy question. Now look at question number 8. Building peace and transcending regional and global conflicts cannot be left entirely to the action and violation of political leaders. देखते हैं दोस्तों इसमें जो cannot be left entirely to the action and violation of political leaders, ये जो part of the sentence है, इसे हमें इम्प्रूव करते हैं। देखते हैं पॉसिबिलिटी है इम्प्रूव करने की या नहीं है। अगर ये सही है तो फिर इम्प्रूव नहीं करेंगे, अगर सही नहीं है तो इम्प्रूव करेंगे दोस्तों। तो बिल्डिंग पीस एंड ट्रांसेंडिंग रीजनल एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स,
कैनॉट बी नहीं छोड़ा जा सकता है, लेफ्ट इंटायरली टोटली टू दी एक्शन, लीव टू होता है दोस्तों, ये भी सही है, एक्शन एंड वायलेशन, एंड पहले एक्शन ये भी नाउन है, ये भी वायलेशन नाउन है, ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स की। तो बिल्डिंग पीस एंड ट्रांसेंडिंग रीजनल एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स cannot be left entirely, ठीक है दोस्तों, ये एडवर्ब है यहाँ पे, टू द एक्शन एंड वायलेशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। तो दोस्तों इसमें ये पहली नजर में इसमें कहीं भी कोई इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है दोस्तों। तो इसमें बेसिकली कैनॉट लीव नहीं होगा दोस्तों, ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया। कुड नॉट बी लेफ्ट एंटायरली टू द एक्शन, देखिए कुड नॉट की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। कैन नॉट बी लेफ्ट एंटायरली फॉर द एक्शन एंड वायलेशन, देखिए दोस्तों कैन नॉट बी लेफ्ट, लीव के साथ फॉर नहीं लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है। शुड नॉट, यहाँ कोई एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है, तो शुड नॉट नहीं होगा दोस्तों, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ई, जहां पे नो इंप्रूवमेंट होगा। दोस्तों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। Opposing free trade, some argue, is tantamount to support economic injustice, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें is tantamount to support economic injustice, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसे हम लोग इंप्रूव करते हैं। देखते हैं दोस्तों कि जो ये पार्ट है इसमें कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, जैसे कि पिछले वाले में हमने ट्राई किया था। इसमें भी देखते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है देन वी विल गो टू दी ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। देखते हैं, अपोजिंग फ्री ट्रेड, सम आर्ग्यू, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, इज टेंटामाउंट टू सपोर्ट, दोस्तों टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर टेंटामाउंट के बाद टू जो है, अगर ये प्रीपोजिशन है, क्या है, टेंटामाउंट के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो सपोर्ट ये वर्ब नहीं होके ये इसको जेरंड बनाना पड़ेगा दोस्तों, सपोर्टिंग, ठीक है दोस्तों, ये सपोर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है, नाउन की तरह, क्योंकि इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ वर्ब सपोर्ट जो है या वर्ब की तरह है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, अपोजिंग फ्री ट्रेड, सम आर्ग्यू, इज टेंटामाउंट टू सपोर्टिंग इकोनॉमिक इंजस्टिस, ठीक है दोस्तों। तो टेंटामाउंट के साथ टू लगेगा, ये श्योर है, और इसके साथ सपोर्टिंग लगेगा। तो देखते हैं कि टेंटामाउंट के साथ टू किसके साथ जुड़ा हुआ हो, यहाँ ऑफ है तो गलत, विथ है तो गलत, कुछ नहीं है तो गलत, तो यहाँ पे एक बचा टू, उसके बाद V4 है सपोर्टिंग, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, अगेन फ्रॉम सेंटेंस इंप्रूवमेंट। The Indian Air Force has played a vital role in the nation's defense, and our glorious history is replete of numerous counts of valor and fortitude in the face of extreme odds. अब देखते हैं दोस्तों, रिप्लीट ऑफ न्यूमरस काउंट्स, इसमें देखना है दोस्तों कि ये इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो दोस्तों एक चीज याद रहे, रिप्लीट के साथ ऑफ नहीं दोस्तों, विथ लगता है, रिप्लीट विथ, ठीक है, भरा पड़ा है, किससे, न्यूमरस काउंट्स ऑफ वैलर एंड फोर्टिट्यूड, ठीक है दोस्तों, बहादुरी और साहस से भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो रिप्लीट के साथ विथ, तो देखते हैं, रिप्लीट के साथ ऑफ है तो गलत हो गया, विथ सही है, तो न्यूमरस काउंट्स यहाँ लिखा हुआ है, सही है दोस्तों, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे बाय है तो भी कट गया, थ्रू है तो भी कट गया, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। Now look at question number 11. दोस्तों it's from antonyms, like we have to find the opposite meaning words. तो एंटोनिम्स देखते हैं, निगलिंग का, निगलिंग का मतलब क्या होता है, टू बी वरीड और एनॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि क्या हो, सैड होगा, एनॉयड होगा, ठीक है, एनॉयड और वरीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक क्या है, दुखी रहना, तो निगलिंग कहते हैं। तो इसका देखते हैं दोस्तों आंसर क्या होगा।
वर्थलेस, वर्थवाइल, स्टिलनेस या वाइंडिंग। तो निगलिंग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वर्थलेस होगा। ठीक है दोस्तों, ये वरीड होना क्या है, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये यूजलेस होगा। तो उल्टा हमें देखना है दोस्तों, ठीक है, उल्टा देखना है। तो उल्टा क्या होगा इसका, वर्थ वाइल हो सकता है। स्टिलनेस का मतलब देखिए, वर्थलेस का मतलब होगा यूजलेस, वर्थ वाइल का मतलब यूजफुल, स्टिलनेस मतलब कि स्टेट ऑफ नो एक्टिविटी, मतलब कि एकदम अस्थिर हो, वाइंडिंग मतलब लपेटना या समाप्त करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे वर्थ वाइल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, अगेन फ्रॉम एंटोनिम्स दोस्तों। टंबल। दोस्तों टंबल का मतलब क्या होता है, टंबल का मतलब होता है दोस्तों कि टू फॉल डाउन, अचानक कोई भी, टू फॉल डाउन सडनली, ठीक है दोस्तों, टू फॉल डाउन सडनली, अचानक कोई भी चीज गिर जाता है। तो जो गिरना है तो इसका उल्टा क्या होगा, अचानक उठना या ऊपर बढ़ना होना चाहिए उल्टा, तो हेल्दी नहीं होगा। टॉपल मतलब भी होता है गिरना, एसेंड मने होता है ऊपर चढ़ना दोस्तों। इनसिंसियर का मतलब होता है नॉट सिंसियर, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जो इसका एंटोनिम्स होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, रिपाइन। रिपाइन का मतलब होता है दोस्तों बहुत, मतलब सैड या डिजेक्टेड फील करना, दुखी फील होना, ठीक है दोस्तों, फील डिजेक्टेड, फील डिजेक्टेड, ठीक है। तो जब डिजेक्टेड फील करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, आप हैप्पीनेस होना चाहिए आप पे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, हैप्पीनेस है इसमें, तो बी हैप्पी ये सबसे पहला ही ऑप्शन है जो कि इसका उल्टा होगा। फिर भी आगे देखते हैं, ग्रम्बल, बॉयकॉट और आर्टफुल नहीं होगा दोस्तों। ग्रम्बल मतलब होता है गुर्राना, बॉयकॉट मतलब कि किसी को बॉयकॉट करते हैं, आर्टफुल मतलब कलाकारी से भरा हुआ। तो क्या होगा, रिपाइन का एंटोनिम्स क्या होगा, टू बी हैप्पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, माउसी, या इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन माउजी भी होता है दोस्तों, माउसी का है या माउजी का है, ठीक है दोस्तों। तो माउजी या माउसी का मतलब होता है शाय, आप इसे क्वाइट या टिमिड भी कह सकते हैं दोस्तों, क्वाइट या टिमिड मतलब थोड़ा डरपोक या थोड़ा सा शर्माने वाला दोस्तों, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो, जो शर्माना वाला नहीं हो, जो क्या हो, साहसी हो, ब्रेव हो और कॉन्फिडेंट हो, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें एंटोनिम्स क्या है। कॉन्फिडेंट सबसे पहला मिल गया इसका एंटोनिम्स, लेकिन देख लेते हैं इससे बेहतर कोई वर्ड हो। फॉल्टी नहीं होगा दोस्तों। डूप, डूप का मतलब होता है फूल, बेवकूफ, मूर्ख। फॉल्टी का मतलब समझते हैं दोषी, अनएथिकल मतलब कि जो एथिकल नहीं होता है, अनएथिकल होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, कैवेलियर। दोस्तों कैवेलियर दो तरह का होता है, कैवेलियर नाउन भी होता है दोस्तों और कैवेलियर एडजेक्टिव भी होता है। तो कैवेलियर तो वो भी हो गए जो दोस्तों, जो कि सैनिक होते हैं, जो आर्मर्ड होते हैं, और घुड़सवार जो सब सैनिक होते हैं उसे हम कैवेलियर कहते हैं। और जब, सॉरी ये एडजेक्टिव है, और जब दोस्तों ये एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वो कभी, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज को नजरअंदाज करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज को जो नजरअंदाज करता है वो क्या कहलाता है, कवेलियर कहलाता है, जो एडजेक्टिव के फॉर्म में है दोस्तों। जो कंसर्न कम दिखाता हो, जो हैविंग नो कंसर्न अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो दोस्तों ये जो नो कंसर्न है, तो इसका मतलब क्या, जो कंसर्न दिखाता हो वो कहलाएगा इसका एंटोनिम्स। तो कर्ट नहीं होगा दोस्तों,
कर्ट इसका क्या हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले में से होता है, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। हम्बल, दोस्तों हम्बल क्या होता है, जो कंसर्न शो करता हो, जो इंपॉर्टेंस देता हो, जो इंपॉर्टेंट चीज हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम्बल हो सकता है। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त करना। होस्टाइल का मतलब होता है जहां पे क्या हो, अच्छे रिलेशन नहीं हो, वो होस्टाइल कहलाते हैं। जहां पे तनावपूर्ण माहौल हो, होस्टाइल होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, हम्बल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16. We need to find out the synonyms like the similar meaning words of the given words like stumpy. दोस्तों स्टम्पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टम्पी का मतलब होता है छोटा और नाटा, या थिक या मोटा कहें, स्टम्पी। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट एंड थिक कह सकते हैं, शॉर्ट एंड थिक स्टम्पी। ठीक है, या थोड़ा भी ऑकवर्ड या भद्दा या नास्टी भी कह सकते हैं इसे। तो इसका सिनोनिम्स हमें निकालना है। तो सिनोनिम्स में क्या होना चाहिए कि जो छोटा हो और थिक हो। तो रेंजी का मतलब होता है टॉल एंड थिन, टॉल एंड थिन। रेंजी का मतलब हो गया टॉल एंड थिन। इसका मतलब हो गया कि ये इसका एंटोनिम्स हो गया। पजी का मतलब होता है समवट फैट, थोड़ा मोटा। ठीक है दोस्तों, समवट फैट। ठीक है, तो ये फैट है, थिक है, तो थोड़ा सिनोनिम्स बन सकता है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं कि आगे कोई इससे बेहतर वर्ड है क्या। लैंकी, लैंकी का मतलब होता है एकदम तार की तरह लंबा और पतला, मतलब टॉल एंड थिन, जो कि ऑकवर्ड दिखता हो, जो अच्छा नहीं दिखता। ठीक है दोस्तों, और लॉफ्टी का मतलब होता है, ये लॉफ्टी जो होते हैं ये टॉल एंड इंप्रेसिव होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, टॉल एंड इंप्रेसिव। ये अच्छे दिखते हैं और लंबे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टॉल है, टॉल है, टॉल है, यानी कि जो फैट है वही इसका सिनोनिम्स होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, पजी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, शीट। दोस्तों ये शीट का मतलब क्या होता है? शीट होता है दोस्तों ऐसा चीज जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग देता हो, कवर कहते हैं इसको, कवर या प्रोटेक्टिंग कवरिंग, या प्रोटेक्टिव कवर कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवर, उसे शीट कहते हैं। तो कभी कभी हथियार को भी कवर में बांधते हैं, लपेट के रखते हैं, प्रोटेक्टिव शीट बना के। तो विपन इसका मतलब होगा नहीं, विपन का कवर हो सकता है शीट, विपन नहीं होगा दोस्तों। हाइड मतलब छुपाना। दोस्तों हाइड मतलब कवर करके हाइड करना, लेकिन ये वर्ब हो गया दोस्तों, शीट नाउन है। तो हाइड मतलब हो सकता है शीट का, लेकिन हम देखते हैं अगर एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग है तो क्या दिक्कत है। एनकरेज माने कि प्रोत्साहित करना। कोट, हाँ दोस्तों, कोट माने क्या हो गया, कोट लगाते हैं किसी चीज पर, कोट करते हैं तो उसको कवर करते हैं, तो कवर हो गया दोस्तों। इसमें आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, डिफ्यूज। तो दोस्तों डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है टू मेक लेस सीरियस और डिफिकल्ट और टेंस। मतलब किसी भी चीज को क्या करते हैं आप, कम पेनफुल करते हैं, उसको कम सीरियस बनाते हैं। टू लेसन द सीरियसनेस और टू मेक लेस सीरियस, या टू मेक समथिंग लेस सीरियस, ये कह सकते हैं। टू मेक समथिंग लेस सीरियस, उसको कम सीरियस करते हैं। यानी कि आप कोई भी अगर पेन हो, सीरियसनेस हो, तो उसको आप कम करते हैं। तो कम करते हैं, तो कम करना, रिड्यूस, डिक्रीज वगैरह वगैरह जो वर्ड है उसको हम लोग देखते हैं। अबेट, कर्ब, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इरिटेट नहीं होगा दोस्तों। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है दोस्तों इंप्रूव करते हैं, या नहीं तो लेस करते हैं पेन को, तो उसको या सिचुएशन को इंप्रूव करते हैं। तो सीरियसनेस को कम करते हैं तो आप क्या करते हैं, सिचुएशन को इंप्रूव भी करते हैं। यानी कि एक ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन हम आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एजिटेट का मतलब होता है कि ज्यादा
उग्रता बढ़ाना, इनसाइट का मतलब भी होता है किसी को उग्र करना, ठीक है दोस्तों। तो जहां पे ये सब जो है सीरियसनेस को बढ़ा रहा है, इरिटेट करते हैं तो सीरियसनेस बढ़ता है, एजिटेट करते हैं तो सीरियसनेस बढ़ता है, इंसाइट करते हैं तो सीरियसनेस बढ़ता है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एलिविएट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, डिप्लॉयमेंट। दोस्तों डिप्लॉयमेंट मतलब कहीं डिप्लॉय करते हैं यानी कि तैनाती करते हैं दोस्तों, किसी को वहां पे तैनात करते हैं कि आप यहाँ पे लगो, आपका डिप्लॉयमेंट हुआ यहाँ पे, आप यहाँ पे लगे रहो, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है जो इसको सिनोनिम्स हो सकता है। बेन नहीं होगा दोस्तों, बैनिशमेंट ये भी नहीं होगा, बैनिशमेंट मतलब ये होता है बैन करते हैं किसी को। स्टेशनिंग, स्टेशनिंग मतलब किसी को वहां पे लगा दिया, अस्थिर कर दिया कि आप यहाँ पे रुके रहो, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेटेजाइज, स्ट्रेटेजाइज मतलब कि किसी को मतलब सामरिक रूप से वहां पे अस्थिर मतलब लगाया आपने, ठीक है दोस्तों। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब कि कहीं पर डिप्लॉय कर दिया मतलब वहां पे उसको स्टेशनड कर दिया, तो डिप्लॉयमेंट तो स्टेशनिंग हो जाएगा दोस्तों। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, स्टेशनिंग। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, बैंक्वेट। दोस्तों बैंक्वेट का मतलब क्या होता है? पार्टी। और बैंक्वेट हॉल जो होता है वो पार्टी हॉल होता है दोस्तों, जहां पे शादियां होती हैं या कई पार्टियां होती हैं। तो बैंक्वेट हॉल आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में बैंक्वेट हॉल या शादी घर होते हैं, तो उसे बैंक्वेट हॉल कहते हैं, जहां पे पार्टियां अरेंज की जाती हैं। यानी कि बैंक्वेट का मतलब हो गया पार्टी, डिनर, जो भी भोज वगैरह जो भी होता है उसे हम लोग बैंक्वेट कहते हैं। तो यानी कि इससे मिलता जुलता कोई वर्ड होगा जो इसका सिनोनिम्स होगा। फास्ट नहीं होगा दोस्तों, फास्ट का मतलब एक तो होता है कि आप तेज, और दूसरा फास्ट का मतलब कि भूखे रहते हैं, वही फास्ट कहते हैं ना, फास्टिंग कर रहे हैं। फीस्ट, फीस्ट माने भोज होता है दोस्तों, तो बैंक्वेट ये भी पार्टी और फीस्ट ये भी भोज। ये वेरासिटी, वेरासिटी मतलब होता है दोस्तों ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, वर्ड आपको जरूरी है तो लिख लीजिए, ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, ठीक है दोस्तों। ग्लूटोनी मतलब पेटूपन, मतलब कि ज्यादा खाने वाला, तो ग्लूटोनी तो ये होगा नहीं दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, फीस्ट। बैंक्वेट का सिनोनिम्स क्या होगा इसमें? फीस्ट होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। तो दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, एंड आई होप यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड द session throughout, and please, if you like my videos, don't forget to like or push the like button, and if you have not subscribed to my channel, do subscribe to it. Thank you very much. Thanks a lot for watching this video. Thanks a lot once again, and please don't forget to forward to your friends and known ones. Thank you very much.